नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हो गया 10 अगस्त और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, यानी वह कौन सा राज्य जिन्होंने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। तो इसका डी ऑप्शन से होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक ने 2021-22 का जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र चल रहा है इसके अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब बात करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, यानी NEP 2020। NEP 2020 इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या? आपको बता दें कि भारत के अंदर 34 वर्षों के पश्चात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। यानी 2020 से 34 साल पहले भारत के अंदर जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उनको अब 2020 के अंदर 34 वर्ष के बाद बदला गया। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए? इनके अंदर प्रावधान है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया गया है। यानी वो शिक्षा को ग्रहण करने का उनके पास 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के पास शिक्षा ग्रहण करने का कानूनी अधिकार होगा। इनके अलावा बात करते हैं, इनके अंदर नई शिक्षा नीति के अंदर MPhil की डिग्री को खत्म कर दिया गया है। यानी MPhil की जो डिग्री है इनको पूरी तरह से नई शिक्षा नीति के अंदर बंद कर दिया गया है। इनके अलावा जो सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो शिक्षण संस्थान है, सार्वजनिक और इनके अलावा प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है, दोनों की फीस का निर्धारण सरकार करेगी। एक निश्चित फीस तय करेगी, उससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल या कॉलेज वाले फीस नहीं ले सकते हैं। और इनके अलावा नई शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ये थी नई शिक्षा नीति। और अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, यानी कर्नाटक राज्य है सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की है। तो कर्नाटक राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और कर्नाटक के राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल है। कर्नाटक के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत है। इनके अलावा अगर बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम्पी का रथ कहाँ पर स्थित है? हम्पी का जो रथ है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा एक नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी का रथ है वो मौजूद है। ये अब महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बनता है कि भारत के 50 रुपए के नोट पर 50 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर हम्पी के रथ की फोटो है। और इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि 50 रुपए के नोट पर किसकी फोटो अंकित है? तो ये है हम्पी के रथ की। हम्पी का रथ तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं कर्नाटक के और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो भारत का लगभग 85% सिल्क उत्पादन वो कर्नाटक में होता है। 85% सिल्क उत्पादन कर्नाटक के अंदर होता है। सिल्क उत्पादन में कर्नाटक का स्थान वो प्रथम है। इनके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र वो कर्नाटक के अंदर स्थापित किया गया था। तो ये था आज का पहला प्रश्न कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। नई शिक्षा नीति के अंदर ये प्रावधान है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कानूनी अधिकार होगा शिक्षा का। और इनके अलावा नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के अंदर MPhil की डिग्री को बंद किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है कर्नाटक के। और इनके अलावा भारत का 85% सिल्क उत्पादन कर्नाटक में होता है।
और कर्नाटक प्रथम स्थान पर है सिल्क उत्पादन में। हम्पी के रथ की बात करें तो कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और हम्पी के रथ की फोटो 50 रुपए के नोट पर अंकित है। हम्पी का रथ एक पत्थर यानी पूरे एक चट्टान को तराशकर बनाया गया रथ के रूप में आकृति वो दी गई है। तो ये था आज का पहला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। यानी भारतीय रेलवे ने हाल ही के अंदर एक नया ऐप लॉन्च किया है यात्रियों की सुविधा के लिए। तो उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन से होगा रेल मदद। भारतीय रेलवे ने हाल ही के अंदर रेल मदद ऐप वो लॉन्च किया है। अब आपको बता दें दोस्तों कि रेल मदद के अंदर क्या सुविधाएं दी गई है। आपको बता दें कि पहले शिकायत करने के लिए अलग नंबर होता था, इनके अलावा पूछताछ के लिए अलग नंबर होते थे मोबाइल नंबर, और इनके अलावा सुझाव के लिए और मदद लेने के लिए सहायता लेने के लिए भी अलग ऐप या जो मोबाइल नंबर होते थे। परंतु अब रेलवे ने इन सभी को एक जगह एकत्रित किया है और एक जगह एकत्रित करके रेलवे ने एक नया नंबर 139 किया है। 139 के ऊपर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हो। किसी भी प्रकार की परेशानी रेलवे से है तो रेलवे को अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हो 139 पर कॉल करके। इनके अलावा रेलवे के 139 पर कॉल करके आप पूछताछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार की पूछताछ भी कर सकते हो और 139 के ऊपर आप किसी भी प्रकार की सहायता भी ले सकते हो। किसी भी प्रकार की यानी सहायता 139 के ऊपर कॉल करके ले सकते हो। अगर आप रेलवे के अंदर सफ़र कर रहे हो और रास्ते के अंदर अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है या किसी भी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत होती है या किसी भी प्रकार की लूटपाट आपके साथ होती है तो आप 139 के ऊपर कॉल करके सीधी सूचना दे सकते हो। तो ये रेल मदद के अंदर नई सुविधा भारतीय रेल के द्वारा दी गई है। अब रेलवे के बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें तो हाल ही के अंदर रेलवे का प्रभार दिया गया है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के नए रेल मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव भारत के वो नए रेल मंत्री बने। इनके अलावा बात करते हैं कि रेलवे के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। रेलवे के चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में सुनीत शर्मा रेलवे के वर्तमान में चेयरमैन है। यह था रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय रेल ने हाल ही के अंदर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो भारतीय रेलवे ने रेल मदद ऐप लॉन्च किया है जिनमें आप 139 के ऊपर कॉल करके शिकायत कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो, सहायता ले सकते हो और रेलवे के बारे में पूछताछ कर सकते हो। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और वर्तमान में रेलवे के चेयरमैन की बात करें तो सुनीत शर्मा वर्तमान में भारतीय रेल के चेयरमैन है। आज का अगला प्रश्न है कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। यानी नागासाकी दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों आपको यह बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नागासाकी है कहां पर। नागासाकी दोस्तों जापान में है। अब बात करते हैं कि नागासाकी दिवस मनाया कब जाता है। तो नागासाकी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि नागासाकी दिवस मनाया क्यों जाता है। नागासाकी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था। अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर के ऊपर परमाणु बम से हमला किया था। क्या किया था। परमाणु बम से हमला किया था। और इस परमाणु बम के लिए कोड क्या था वह महत्वपूर्ण है। यह जो परमाणु बम गिराया गया था इसके लिए इसका कोड नाम था फैटमैन। इसका कोड नाम क्या रखा गया था। फैटमैन। अब आपको बता दें कि फैटमैन क्यों रखा गया था। यह जो परमाणु बम है वो चौड़ा और गोल था यानी बड़ा था, एक मोटे आदमी के समान था, इसलिए इनका कोड नेम रखा गया था फैटमैन। 1945 के अंदर 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर के ऊपर क्या किया था। परमाणु हमला किया था और जिसके अंदर 65,000 लोगों की तत्काल मौत हुई थी। 65,000 लोगों की क्या हुई थी। मौत हुई थी और 5 वर्ग मील एरिया जो है वो नष्ट हो गया था। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था ये हिरोशिमा के 3 दिन बाद में यानी 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम से हमला किया गया था। और इस बम का क्या नाम था। इसका नाम था लिटिल बॉय।
इसका नाम था लिटिल बॉय, और इसके अंदर भी 70,000 लोगों की तत्काल मौत हुई थी और 10,000 लोगों की क्या हुई थी, विकिरण के कारण मौत हो गई थी। तो यह था आज का अपना प्रश्न कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। आज का अगला प्रश्न है कि होमलेन कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। होमलेन एक कंपनी है, उनके नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सी होगा MS धोनी को। MS धोनी को होमलेन कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इनके अंदर पार्टनरशिप भी है, इनके अंदर पार्टनरशिप भी है। आपको बता दें दोस्तों कि होमलेन जो कंपनी है ये घरों का नक्शा बनाती है। होमलेन कंपनी क्या करती है, घरों का नक्शा बनाने का काम करती है और इनका हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में है। आपको बता दें दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जो भारतीय टीम के प्रो कप्तान है, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया है और साथ में इनका नया ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है। अब बात करते हैं अन्य की, तो सचिन तेंदुलकर वर्तमान में किनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो सचिन तेंदुलकर वर्तमान में पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर है। पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। जबकि आमिर खान की बात करें तो ये फोन पे जो कंपनी है इनके ब्रांड एम्बेसडर है। ये दोनों ही जो कंपनी है, फोन पे और जो पेटीएम, ये दोनों कंपनी क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए काम में ली जाती है, अपने अमूमन प्रत्येक मोबाइल के अंदर मिलती है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली है वो बायजू कोचिंग के, बायजू जो भारत का सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, इनके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में विराट कोहली है। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए उनके बारे में भी बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।